हेलो, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं जैसे कि नवपाषाण काल हम लोग का शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि नवपाषाण काल के बारे में मैंने थोड़ा सा भी आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग नवपाषाण काल के बारे में समझेंगे और बड़ा ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग स्टोन एज को अंत करने के कगार पर खड़े हो गए। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी जितने व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल पर, तो वो सारे के सारे लोग अच्छे से अपने नोट्स को रेडी करते चले। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं नवपाषाण काल। हालांकि नवपाषाण काल के बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको समझा दिया था कि नवपाषाण काल को हम लोग अंग्रेजी में हम लोग नियोलिथिक शब्द से हम लोग डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो खोज हुई थी वो खोज सर जॉन लुबाक ने किया था 1885 ईस्वी में। तो आज हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ अच्छी सी लेक्चर को, 1865 में, 1865 में। तो आज हम लोग कुछ अच्छी चीजों को देखते हैं इसमें और आगे पढ़ते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। ओके, यहां पर नवपाषाण काल में देखिएगा बच्चों, ठीक ना, यहां के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। याद रखिएगा, जौ का खेती यहां पर शुरू हो चुका था। लोग जौ से एकदम आपका बहुत अच्छा उससे रूबरू हो चुके थे। यहां पर गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन करना सीख चुके थे यहां पर। हालांकि अगर आप इसको बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि इसके बाद हम लोग वैदिक पीरियड में आएंगे, तो वैदिक पीरियड में जाने से पहले हम लोग सिंधु घाटी शतक समझेंगे। तो उस दौरान वहां पर देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही डेवलप था। लेकिन जैसे ही हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग समझेंगे, तो वैदिक पीरियड में क्या होता है कि यहाँ के लोग एक जगह स्थायी नहीं रहते। इसका मतलब यहाँ के प्रचलन जो थे ना, वो पशुपालन पर थे, ना कि यहाँ पर एग्रीकल्चर पर थे, खेतीबाड़ी पर थे। लेकिन आप यहां पर एक चीज देखिएगा, यहां के लिए जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी का पालन, इसका मतलब है कि यहां पर खेती करना लोग सीख चुके थे, खेती करना सीख चुके थे। यहाँ के लोग भेड़ बकरी का पालन करना सीख चुके थे। इसका मतलब यहां पर दोनों ही चीज एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां से हिरन, सुअर, भेड़ तथा बकरियों की हड्डियां मिली है। हालांकि हम लोग इस बात को पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में कि यहां पर सुअर, हिरन, भेड़, बकरियों को के जो अवशेष प्राप्त हुई है, इसका मतलब है कि सब के सब पालतू जानवरों में गिनती आने लगे थे उस समय। ठीक है, मेहरगढ़ से एक ऐसी कब्र मिली है जहां से मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में, आप बढ़िया से मेरे लेक्चर को आप ध्यान से समझिएगा, तो मैंने वहां पर आपको सावधान के बारे में बताया था। सावधान, सव का मतलब होता है लाश और धान का मतलब उसकी प्रक्रिया, किस तरह से मृतकों के साथ वहां पर ट्रीट किया जाता था। तो जो ट्रीट है ना, वो यहां पर समझिएगा बात को कि नवपाषाण काल में परिस्थितियां कैसे उल्टा हो गई। अब देखिए ध्यान से, मेहरगढ़ में एक ऐसी कब्र मिली है, मतलब कब्र को जब खोदा गया तो वहां से यह देखा कि कब्र से क्या प्राप्त हुआ कि मृतकों के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। यह वहां की प्रचलन थी, वहां का जो रीति रिवाज थी। देखिए, कश्मीर जो जगह है, यहां से दो महत्वपूर्ण प्लेस के बारे में हमें पता चला था। एक था आपका बुरझोम एवं एक था गुफ कराल। ये दो ऐसे महत्वपूर्ण प्लेस प्राप्त हुए हैं आपका कश्मीर से, जो नवपाषाण कालीन की स्थिति का हमें पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुरझहोम में गर्त निवास का साक्ष्य मिलता है। यहां पर गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। यहां पर भी लोग अपने गर्त क्या बोलते हैं, यहां पर रहा करते थे। ठीक है, और यहां के जो सावधान थी, जहां से कब्रों पे पालतू कुत्ते भी मालिकों के शव के साथ दफनाया जाता था। हालांकि मैंने पहले बताया था कि कुत्ता पहला जानवर था जो इंसानों के द्वारा पालतू बनाया गया था। राइट, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसीलिए कोई भी वीडियो को आप लोग मिस ना करें, ताकि आपके पास एक अच्छा सा लेक्चर मिल सके। चलिए, तो देखिए आप लोग यहां पर समझिएगा, बुरझहोम अभी मैंने बताया कहां से, कश्मीर का एक इंपॉर्टेंट प्लेस था। तो आप देख रहे हैं, बुरझहोम से हमें यह पता चला है कि यहां पर जो कोई इंसान का मृत्यु होती थी और उसको दफनाया जाता था, तो उसके साथ साथ, यानी कि उसके मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी उसको दफनाया जाता था। ठीक है, अब देखिए, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को छोड़ने के बाद अगर आप ऊपर चलेंगे, तो ऊपर में अभी आपने क्या पढ़ा, ठीक है, कि यहां पर सावधान में बकरियों को दफनाया जाता था। लेकिन कश्मीर के दो इंपॉर्टेंट प्लेस में हम लोगों ने क्या देखा कि कुत्तों, यानी उसके मालिकों को के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। चलिए, आई होप सो कि आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चिरांद, जो बिहार आज के डेट में हम लोग समझते हैं बिहार को, चिरांद से हड्डियों के अनेक उपकरणों
पाए गए हैं, ठीक है, जो हिरण के सींगों के हैं। देखिए, जब आप बिहार पर स्टडी करने गए और हम लोगों ने देखा नवपाषाण काल का, तो यहां से बहुत सारी हड्डियां प्राप्त हुई है। अच्छा, हड्डियां से तो हमें प्राप्त हुई है, लेकिन जब उसको हम लोग क्या बोलते हैं उस पर स्टडी करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यहां पर हिरण के जो सींग थे उनसे हमें यह पता चला है कि यहां पर बहुत मात्रा में हिरण को लोग पालतू की तरफ में देखते थे, शिकार करते थे, उनके मांस तक खाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक है पिकली हल, ये आज के डेट में कर्नाटक को कहते हैं, से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं जो निवास स्थल दोनों में मिले हैं। मतलब कर्नाटक यानी पिकली हल से राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, राख मतलब तो समझते हैं, ठीक है, उस ढेर से प्राप्त हुए, यहां के जो निवासी स्थल है उन दोनों से हमें यह प्राप्त हुआ है। तो देखिए क्या हुआ है, आखिर यहां के लोगों का मुख्य औजार क्या थी? तो मुख्य औजार के तौर पर देखिए जाए तो यहां पॉलिशदार पत्थर के औजार बन चुके थे। मतलब पत्थर के औजार तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, ठीक है, लेकिन यहां पर अब थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हुआ और औजारों में पॉलिशदार पत्थर यूज होने लगे थे। यहां पर मुख्यतः पत्थर की कुल्हाड़ियां, हड्डियों के औजार भी मिलने लगे थे। राइट, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं ये सब चीजों को तो आप मेरे पिछले वीडियो को जरूर विजिट करें। उसमें मैंने कहा था, ठीक है, कि यहां पर हड्डियों के भी औजार आने लगे थे, यहां पर पत्थरों पर कुल्हाड़ियों का भी यूज होने लगे थे। तो दैट मींस यहां पर उन सारी चीजों को रिप्लिकेट किया गया, लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। राइट, आगे बढ़ते हैं। यहाँ के प्रमुख स्थल में मैं अभी जिनका आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो और प्रमुख स्थल को समझ रहे हैं, तो वो सारे प्रमुख स्थल को समझेंगे। तो मैंने प्राचीन नाम और प्लस आज का प्रेजेंट नाम दोनों को बता रखा है। तो अभी जितने भी नए स्थल आएंगे तो उसके प्राचीन नाम और उसके प्रेजेंट का नाम जो है, वर्तमान का नाम, वो बताऊंगा। और जो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा तो उसमें जो प्राचीन नाम है मैं उसको छोड़ता चला जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो क्लियर कर चुका है। देखिए, यहां मेहरगढ़ जो आज के डेट में पाकिस्तान है, बुरजोम जो अभी मैंने बताया आपको कश्मीर, उसके बाद गुफरगाल वो कश्मीर में, कोलीडिवा महागढ़ उत्तर प्रदेश, चिरांग अभी मैंने बताया, सेनुआर बिहार, सरुकतरु मरकोडला जो असम में आज के डेट में पड़ता है, बरहगिरी, कोडेकाल, हलूर, मस्की, पिकली हिल अभी मैंने बताया, संगेनकली कर्नाटक के आसपास, उसके बाद मैंने पंचमपली जो तमिलनाडु के आसपास है। इन सारे स्थानों से हमें नवपाषाण काल के बारे में A to Z कहानियों का पता चलता है। और आई होप सो कि आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से हम लोगों ने पूरा पाषाण काल से उठाकर नवपाषाण काल तक किस तरह से ये डेवलप होते हम लोग अभी तक पहुंच चुके हैं। देखिए, अब हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के पढ़ने के बाद, हालांकि देखिए कोई तो ये मूवी नहीं है ना जो एक बार में खत्म हो गया। द धीरे धीरे जनरेशंस बढ़ने लगा। अब बढ़ते एक और समय का हम लोग बारे में पढ़ते हैं जो है ताम्रपाषाण काल। अब जो व्यूअर्स देख रहे हैं मुझे ये तो बोलेंगे सर अपने स्टोरीज में तो ताम्रपाषाण काल का कहीं पे जिक्र नहीं किया। एब्सोल्युटली यू आर राइट, आई डिडंट टॉक अबाउट, ठीक है, हमने एकदम बात नहीं किया ताम्रपाषाण काल के बारे में। लेकिन नवपाषाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच का जो समय था, उस समय में किस तरह से दिन का दिन प्रतिदिन लोग डेवलप के रास्ते पर जा रहे थे। देखिए ध्यान से, नवपाषाण युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू होने लगा। ठीक है, मतलब जैसे ही हम लोग नवपाषाण काल को खत्म करने लगे, क्योंकि यहां पर ज्यादातर हम लोगों ने क्या पत्थरों के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने हड्डियों के बारे में पढ़ा। अब ये सब धीरे धीरे मॉडिफाई होकर किस में आने लगा, धातुओं के बारे में। यानी कि हम लोग यहां पर धातुओं का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, ब्रॉन्ज सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग करने के कारण इसे ताम्रपाषाण संस्कृति भी कहा गया। हालांकि हम लोगों ने पत्थरों को देखा, अब ताम्रों को देखा। अब ऐसे यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो निवासी थे, उन लोगों ने पत्थर का यूज तो कर ही रहे थे, पर जैसे ही लोगों को तांबे के बारे में पता चला तो वो दोनों ही यूज करने लगे थे। और जैसे ही ये दोनों यूज करने लगे थे तो इसी के कारण ताम्रपाषाण संस्कृति का भी उदय हो गया। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इस काल के लोग गेहूं, धान, दाल की खेती करने लगे थे। मतलब यहां पर एग्रीकल्चर जो है, खेती बाड़ी जो है, वह मुख्य रूप से आ गया था लोगों पर, ताकि लोग अपना अर्थव्यवस्था को सुधार सके। सभी अनाज नौदाटोली यानी महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। यानी कि जब नौदाटोली को ढूंढा गया तो उसमें महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हमें अनाज के बारे में पता चला। यानी कि यहां पर जो लोग खाना खाते थे, जो भी करते थे, इसका उत्खनन HD संकालिया ने किया था। HD संकालिया बहुत बड़े ज्ञाता थे और बहुत बड़े विद्वान इंसान थे। इन्होंने महाराष्ट्र में जाकर उन्होंने जब इसका स्टडी करा तो यहां पर बहुत कुछ उनको पता चला अनाज के बारे में और ताम्रपाषाण काल के बारे में। ठीक है, लोग यहां पर मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी पर मैंने बहुत अच्छा बात कहा था आपको पूरा पाषाण के समय में ही। ठीक है, और मातृ देवी के बारे में मैं आगे भी वीडियो में बताऊंगा जब हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। हालांकि अब सिंधु घाटी सभ्यता के हम लोग बहुत करीब आ चुके हैं, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें हम बताना चाहते हैं। आपको एक वीडियो और आपको देंगे जिसमें आपका स्टोन एज, दुनिया का कुछ भी हो जाए, स्टोन एज इससे ज्यादा आप नहीं पढ़ पाएंगे। एज ए कॉम्पिटिशन लेवल पर मैं बात कर रहा हूं। तो आई होप सो माय व्यूअर्स कि आप लोग बढ़िया से इसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। तो यहां पर मातृ देवी की पूजा स्टार्ट हो चुकी थी। यहां पर ताम्रपाषाण संस्कृतियां जब डेवलप होने लगी थी तो कुछ संस्कृतियां एग्जिस्ट करने लगा था। देखिए, जैसे मालवा का संस्कृति, यह 1700 से 1200 ईसा पूर्व तक थी। 1700 से 1200 ईसा पूर्व तक थी। जैसे ठीक ना, जोरवे का संस्कृति, यह 1400 से 700 ईसा पूर्व तक थी। अच्छा, आहार संस्कृति जो 2100 से लेकर 1800 ईसा पूर्व तक थी। उसके बाद तक कायथा संस्कृति जो 21 से लेकर 1800 ईसा पूर्व थी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आगे सबसे पहले मालवा संस्कृति के बारे में।